Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। नवंबर मंथ की मैगजीन में हम हैं। पॉलिटी के सेक्शंस हो चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हो चुका है और ये इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इकोनॉमिक्स के सारे मेजर टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूज इन शॉर्ट्स के बचे हुए टॉपिक्स जो कि आज खत्म हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी की तरफ से। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, कुछ क्वेश्चंस है बच्चों के, उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, लाइक द स्टूडेंट्स आर आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन दैट क्या आप इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करोगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल करेंगे। इसको खत्म करने के लिए ही शुरुआत करी गई है। अगर आपको स्पीड स्लो कर लग रहा है तो ठीक है, उसको हम बढ़ा सकते हैं कि पर डे आपकी जो वीडियोस आ रही है उसको 2 से बढ़ाकर 3 कर दी जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे 3 से 4, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि जनवरी आने वाला है, आपके एग्जाम्स पास में है, तो यू मस्ट बी completing all your current affairs on time. So yes, we can increase the speed. Second question is regarding the Telegram channel. तो हमने एक स्टूडेंट ने पूछा तो उनको लिंक भेज दिया है। आप सभी के लिए भी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है यहाँ पे दे दिया जाएगा। और थर्ड चीज है अबाउट द वॉइस क्वालिटी। See, we had improved the voice quality in today's lecture. अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेंशन द स्पेसिफिकेशंस कि आपको कम आ रही है या फिर बीच बीच में आवाज कट रही है, क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ से टेक्निकली सब कुछ सही है। ओके, तो अगर आप उसको थोड़ा सा क्लियरली देखेंगे तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, माइक वाइक चेंज कर सकते हैं। सो हो सकता है कि क्या पता आपका जो फोन है उस तरफ से भी टेक्निकल ग्लिच है, तो एक बार इसको थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन को ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आगे का जो टॉपिक है वहां पे। पहला यहाँ पे टॉपिक है जो कि बात करता है अबाउट द डायरेक्ट लिस्टिंग के बारे में। ठीक, ये है आपके पास डायरेक्ट लिस्टिंग के बारे में। डायरेक्ट लिस्टिंग से पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए। नाउ इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन में जहां पे आप स्टॉक मार्केट पढ़ते हो, वहां पे उसका जो नॉलेज है वो यहाँ पे अब हमारे काम आएगा। तो बेसिकली ऐसा मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, इनको खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है, ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे हम इन सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली टू रेज द कैपिटल। अब हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। मान लो कि मुझे एक ना बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है लगाना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि भाई सारी जो आंटियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको जॉब प्रोवाइड करवा दी जाए, बिकॉज वो उनके पास एक स्किल है कि उन सभी लोगों को सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने सोचा कि एक फैक्ट्री खोल दी जाए, एक बड़ा सा प्लांट खोल दिया जाए जहाँ पे मैं बहुत सारी सिलाई की मशीन लगा दूं और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ले लूं कि वहां आके वो लोगों के कपड़े वगैरह सिले। इस तरह से उनको एक रोजगार जो है मिल जाएगा। लेकिन ये बड़ा इतना सारा प्लांट लगाने के अंदर इतनी सारी मशीन खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मान लो कि मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपया, तो क्या मेरे पास खुद के पास इतना 1 करोड़ रुपया होगा? नहीं। और अगर होगा भी तो थोड़ी बहुत, अगर आप मारवाड़ी या किसी बड़ी बुद्धि वाले इंसान को जानते हो तो धंधे का पहला रूल होता है कि खुद का पैसा नहीं लगाना होता, ठीक है। यानी कि बिजनेस में आपको खुद का पैसा नहीं लगाना होता, तो आप क्या करोगे? कैपिटल को रेज करोगे, है ना। कैपिटल को आप रेज करोगे, पैसा जो है उठाओगे मार्केट से। कैसे उठाओगे? मान लो कि आपने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया कि भाई ये 100 रुपए का शेयर है, अगर मुझे इस चीज पर प्रॉफिट मिला तो इस पे आपको इतना जो प्रॉफिट इंटरेस्ट के साथ जो भी होता है आपके पास बकायदा वापस चुका दिया जाता है। खैर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट यूज नहीं करते हम यहाँ पे, ठीक है, तो रिटर्न जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में लोग अपने शेयर्स जो है बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं बेच रहे होते हैं और खरीद रहे होते हैं। तो इससे आप कैपिटल को रेज कर सकते हैं। कैपिटल आपके पास प्रोडक्शन के लिए, जो लेबर ऑफ प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल। अब इंडिया के टर्म्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है आपके पास एनएसई। 2 प्लेटफॉर्म्स है आपके पास। एक प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक है आपके पास
NSE। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। वी टॉक्ड अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो जब भी कोई कंपनी, ठीक है, अपना पहली बार कोई शेयर को इशू करता है, फॉर एग्जाम्पल IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये पूरा खेल होता है प्राइमरी मार्केट में। और जब एक शेयर ऑलरेडी बिक चुका है या फिर आपने इसको पहली बार मार्केट में उतार चुके हो, उसके बाद अगर वो कहीं पे आगे की तरफ उसकी ट्रेडिंग होती है, वो होता है आपके पास सेकेंडरी मार्केट में। ये क्लियर है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये क्लियर है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है अगर ये क्लियर है, तो दो और चीजें हैं। एक है कोई कंपनी लिस्टेड कब कहलाती है और एक कंपनी अनलिस्टेड कब कहलाएगी। जब मैं बोलती हूँ कि ये कंपनी, फलाना कंपनी लिस्टेड है, मतलब इस कंपनी ने अपने जो शेयर्स है ओपनली ट्रेड करवा रहा है, तो बेसिकली इसने क्या कर रखा है, ट्रेड जो मार्केट है उसमें अपने जो शेयर्स है वो ओपनली यहाँ पे उसका ट्रेडिंग करवा पा रहा है, तो वो लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। व्हेन आई टॉक अबाउट द अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, तो मतलब अभी तक इन्होंने स्टॉक मार्केट के ऊपर अभी कोई लिस्टिंग नहीं करी है किसी भी शेयर का किसी भी तरह से, यहाँ पे इन्होंने और ट्रेड जो है नहीं कर रखा। ओके, अब बात करते हैं न्यूज के बारे में। न्यूज में इन्होंने टर्म यूज करा है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो बेसिकली कोई भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बनती कैसे है, उसके डायरेक्शंस कैसे हैं, चलेगी कैसे, लॉस हो गया तो क्या, मेनी थिंग्स, इन सबका रेगुलेशन करने के लिए एक एक्ट था, कंपनीज एक्ट। सबसे पहला था, आई थिंक इट वाज 1956, थोड़ा सा आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आया था आपके पास कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 और उसको फिर अमेंडमेंट किया है और वो आया आपके पास 2020। 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, अगर आप सभी लोगों ने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे CSR लाया गया था, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसी के बाद अब यहाँ पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है। अब हमने इसको क्यों पढ़ा और अपने शेयर मार्केट के बारे में क्यों सीखा, तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले क्या होता था कि बाहर की बहुत सारी MNCs कंपनीज, लाइक फॉरेन कंपनीज जो है, वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है, इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वहां पे आके अपना शेयर को लिस्ट करवा पाती थी। आई मीन मैं क्या कह रही हूँ कि व्हाट इज द कंडीशन बिफोर, व्हाट वाज द कंडीशन कि बाहर की कोई भी फॉरेन कंपनी जो है इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपनी लिस्टिंग करवा पाती थी और आराम से वो वहां पे ट्रेडिंग कर पाती थी, और जब ट्रेड कर पा रही तो वहां से वो पैसा कैपिटल रेज कर पा रही है और उस कैपिटल की मदद से वो अपना जो है अपना ग्रोथ कर रही है। लेकिन इंडिया की जो कंपनीज थी, इंडिया की जो कंपनीज है, वो बाहर किसी भी देश के अंदर उनका जो फॉरेक्स मार्केट, उनका जो आपके पास स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वहां पे लिस्टिंग नहीं कर पाती थी। ये मैं पहले का सिनारियो बता रही हूँ। मैंने क्या बोला, दैट फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आती है तो दे वर अलाउड टू ट्रेड ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जबकि इंडिया के जो कंपनीज थे दे वर नॉट अलाउड टू हैव अ ट्रेडिंग, टू डू द ट्रेडिंग ऑन द फॉरेन सॉरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। तो इसमें क्या होता था कि वो आराम से यहाँ पे कैपिटल रेज कर पाते थे, लेकिन अब जो इंडियन कंपनी थी वो कैपिटल रेज नहीं कर पाती थी। तो आप बोलोगे तो फिर जब कैपिटल रेज नहीं कर पाती थी तो कोई और तरीका तो ढूंढा ही होगा, मतलब तिकड़म तो बढ़ाई होगी, बिल्कुल बिठाई थी। वो होता था आपके पास ADR के थ्रू, ठीक है, ये था आपके पास अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और एक होता है GDR, दैट इज ग्लोबल लेवल पे डिपॉजिटरी रिसीट। इसके अंदर क्या होता था, आपके पास ये एक बैंक है, पहले हम मान लेते कि अमेरिकन बैंक है, ये अमेरिकन बैंक, और ये आपके पास कोई इंडिया की कंपनी है, ये आपके पास कोई इंडिया की कंपनी है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, अमेरिकन इन्वेस्टर। तो भाई ये इंडिया की कंपनी क्या बोलती थी अमेरिकन बैंक को कि मैं 1 करोड़ रुपया अमेरिका के शेयर मार्केट में लगाना चाहता हूं। तो ये बैंक क्या करती थी, किसी भी अमेरिकन इन्वेस्टर जो कि केपेबल था, एलिजिबल था, उसको ये पैसा देती थी और बोलती थी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो।
और बदले में इसको मिलता था एडीआर, एक पर्चा, एक रिसीट। यानी कि इनडायरेक्टली अमेरिकन इन्वेस्टर से आप अपना काम करवा रहे थे, बट इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अब यहाँ पे क्या न्यूज है कि डायरेक्टली इंडियन कंपनीज अपना लिस्टिंग करवा सकती है। क्लियर? तो ये था आपके पास न्यूज, पढ़ लेते हैं। Companies Amendment Act 2020, it has been notified by the Ministry of Corporate Affairs. इन्होंने Companies Act 2013 को अमेंड किया और बोला that it allowed the direct listing for certain class of unlisted companies to directly issue the certain class of securities to the foreign stock exchange. यानी कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, बाहर के जो एक्सचेंज मार्केट्स है वहां पे डायरेक्टली आप लिस्टिंग करवा सकते हो सर्टन क्लास ऑफ जो कंपनीज है वो। डायरेक्ट लिस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेलिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द न्यू वन। तो अभी तक कैसे हो रहा था? इंडियन कंपनीज कैन एसेस ओवरसीज इक्विटी मार्केट्स ओनली थ्रू द डिपॉजिटरी रिसीट्स। यानी कि अमेरिका के केस में इट वाज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल लेवल पे इट वाज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये क्लियर है? चलिए आगे है आपके पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। न्यूज क्या है? दैट आरबीआई हैज डायरेक्टेड द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज टू इंट्रोड्यूस अ कंपनसेशन फ्रेमवर्क फॉर द डिले इन अपडेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर। इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या होती है? मैं चली गई एक इंडिया में बैंक के पास कि मुझे दे दो आप 5 करोड़ का लोन। ठीक है, तो ये बैंक क्या करेगा? मेरा थोड़ा बैकग्राउंड चेक करेगा कि ठीक है ये जॉब कर रही है, ओके महीने का इतना कमा रही है, ओके इसके पास एक घर है जिसको हम गिरवी रख सकते हैं, फलाना चीज। बट क्या बैंक के पास इतना समय है कि चलो छोटे मोटे लोन्स तो ठीक है, बट बैंक मनी का काम करेगा या फिर आपकी बैकग्राउंड चेक करने का काम करेगा? तो ये जो बैकग्राउंड चेकिंग होती है वो होता है आपके पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के थ्रू। बिकॉज बड़े बड़े लोन्स में, बड़े बड़े, ये तो छोटा मोटा लोन हो गया 5 करोड़, जो बड़ी कंपनीज होती है, आप कोई कह रहा है कि मुझे तो 100 करोड़ का लोन दे दो, इसका लोन दे दो, मुझे बिजनेस खोलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वहां पे ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है एक इंफॉर्मेशन देती है। इनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपके पास कितना लोन पहले ले चुके हो, क्या आप टाइम पे लोन चुकाने लायक हो या नहीं हो, या आपकी इनडायरेक्टली अगर लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये बैंक को आपकी औकात बताता है कि क्या आप इस लोन को चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। और इन्हीं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की इंफॉर्मेशन के आधार पर बैंक जो है लोन देता है। तो हुआ क्या, अभी रिसेंटली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ने का जो सिस्टमैटिक डेटा होता है उसमें इन्होंने गड़बड़ कर दी कि वो अपडेट नहीं हो पा रहा। अपडेट नहीं हो पा रहा तो वहां पे बहुत सारे जो क्रेडिटर्स हैं यानी कि जो बैंक्स हैं वो लोन देने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि डेटा तो नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं ये तो लोन नहीं चुका पाएंगे। तो लेकिन वो लोन चुकाने लायक था, मतलब इन्होंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। तो इसके लिए जो इन्होंने इतनी बड़ी गलती हुई है इनसे, इसके लिए आरबीआई जो है उन्होंने इनको डायरेक्शन दिया है कि आप इसका कंपनसेशन या फिर भुगतान जो है यहाँ पे करने वाले हो। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अगर समझ में आ गई है, बेसिक इस न्यूज का अगर समझ में आ गया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब बात किसके बारे में हो रही है। ठीक, तो न्यूज है दैट आरबीआई हैज डायरेक्टेड द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज टू इंट्रोड्यूस अ कंपनसेशन फ्रेमवर्क फॉर डिले इन अपडेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर। कि कोई भी बोरोवर अगर वो लोन लेना चाहता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को या तो आप डिले कर रहे हो, नहीं दे पा रहे इंफॉर्मेशन, अब वो कह रहा है कि भाई मुझे तो पैसा चाहिए अर्जेंट, मुझे लोन चाहिए अर्जेंट, लेकिन आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन टाइम पर नहीं दे रहे हो तो उसे लोन नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप उसको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आरबीआई ने इनको डायरेक्ट किया है फॉर द कंपनसेशन। ठीक है, so they shall pay the compensation to the complainant if the complaint could not be resolved within the 30 days। तो अगर किसी ने कंप्लेन करी है और उनकी कंप्लेंट 30 दिन के अंदर अंदर सॉल्व नहीं होगी तो उनको इस कंप्लेनेंट वाले पर्सन को चुकाना पड़ेगा पैसा। नाउ इट मेंटेन द, अब इस कंपनीज के बारे में देख लेते हैं कि ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है दे मेंटेन द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर।
ठीक है। ये क्या करते हैं, जो बोरोवर्स उनकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो उसको संभाल के रखते हैं, जो कि बैंक एसेस कर सकती है और बाकी के जो लेंडर्स होते हैं वो भी एसेस कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन किस आधार पे इनके पास आती है, ये बैंक से कलेक्ट करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। सो दीज आर द सोर्सेस जहां से इनकी इंफॉर्मेशन जो है आती है। नाउ lending the institutions refers to the is a company's credit report to decide borrower's credit worthiness। देखो यही टर्म मैंने थोड़ा हिंदी में बोल दिया था कि ये आपका ना औकात बताता है कि आप लोन चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। तो ये थोड़ा अंग्रेजी में सुंदर लग रहा है कि क्रेडिट वर्थिनेस बताता है आपका। ठीक है, इनको लाइसेंस मिला है आरबीआई के द्वारा। अब चलते हैं आगे। दूसरा यहाँ पे है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, दैट इज द ईरा प्लेटफॉर्म। शेयर मार्केट क्या होता है अभी अभी हमने बात करी। तो अगर आप सभी लोगों ने हर्षद मेहता अगर देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि पहले वो एक पर्चे के फॉर्म में होता था शेयर का पूरा काम। इट वॉज नॉट ऑनलाइन डिजिटल। लेकिन अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जीरोदा हो गया, काइट हो गया, देयर आर मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशंस जहां पे आप शेयर मार्केट ऑपरेट करते हो, या फिर आप शेयर से सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, आईपीओ या फिर फ्यूचर्स जो होते हैं, ये सब आप खरीद रहे होते हो और बेच रहे होते हो, डिजिटली आप कर रहे होते हो। बट आप सोच के देखिए कि अगर कोई पर डे ट्रांजेक्शन है आपका, कि आपको सेम डे आपको पता लगाना है कि भाई मेरा मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है, इसको मतलब ये लॉस इसका बुक करूं नहीं करूं, प्रॉफिट इसका बुक करूं नहीं करूं, वहां पे कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, आपका फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, मतलब लुट गए आप तो, राइट। तो ये यहाँ पे जो टेक्निकल ग्लिच से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, दैट इज ईरा, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। तो सेबी जो है उन्होंने एक लॉन्च किया है ईरा प्लेटफॉर्म एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज to reduce the risk faced by investors in the eventuality of the technical glitches at the trading members end at both the primary side and the disaster recovery side। तो ये जो चीज है आपके पास, एक सेकेंड, इट इज अवेलेबल to the trading members supporting internet based trading and security trading through the wireless technology for the investors। और ये जॉइंटली ये बनाया गया है बाय ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, एनसीडेक्स है, एमसीएक्स है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी लोगों ने एक्चुअली मिलकर बनाया है। मतलब है तो एक ही थैली की सब चट्टे बट्टे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द यूएन कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन। बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर आती है या फिर किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अगर अंदर आती है, तो वो अपना पूरा काम करती है, भाई गुड्स बेच रही है ना, सामान बेच रही है और पैसा कमा रही है। लेकिन ये कंपनी थोड़ी सी शातिर होती है। अपना जो हेडक्वार्टर होता है, ये जो रिच कंट्रीज होती है, छोटी छोटी रिच कंट्रीज, जैसे कि आपके पास सऊदी अरब या फिर आपके पास ये सेंट्रल एशियन की तरफ चले जाओ, जो रिच कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल डेवलप्ड कंट्रीज आप मान सकते हो, वहां पे अपना हेडक्वार्टर जो है बनाती है। तो होता क्या है कि ये कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज में आके पैसा कमा तो रही है क्योंकि प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को बदले में इनसे कुछ मिलता नहीं है, रेवेन्यू नहीं होता, क्योंकि टैक्स कहाँ जाता है, कहीं और पे कर रहे हैं। क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज कह रही कि अगर आप अपना हेडक्वार्टर यहाँ बनाओगे तो हाफ से टैक्स थोड़ा सा कम वसूलेंगे, तो ये सब वहां चली जाती है। तो इससे परेशान होके अफ्रीका ने यूनाइटेड नेशन की जनरल जो असेंबली है वहां पे एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हमारे पास टैक्सेशन को लेके एक लॉ होना चाहिए। परेशान हो गई थी। ठीक है। तो बेसिकली इस रेजोल्यूशन में इंडिया ने जम के सपोर्ट किया, बिकॉज इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। लेकिन जो ओईसीडी ग्रुप वाले कंपनीज है उन्होंने बोला हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इसके समर्थन में नहीं है। वाई? बिकॉज ओईसीडी कंट्रीज उन कंट्रीज में है जहां पे ये टैक्स के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, जहां पे काफी कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स है वो यहाँ पे वो जो है बना हुआ है। ठीक है। तो ये इसका पूरा क्या कह सकते हैं क्रक्स था। तो इंडिया, अब पढ़ लेते हैं, है ना, कि यहाँ पे लिख क्या रखा है। इंडिया वोटेड इन द फेवर of the United Nations General Assembly resolution to establish a UN Convention on the International Tax Cooperation। तो ये जो रेजोल्यूशन था, जो कि बेसिकली अफ्रीकन
यूनियन या अफ्रीका की तरफ से स्टार्ट हुआ है, जिसमें नाइजीरिया ने इसको स्टार्ट किया। उसका टाइटल जो था वो है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन एट द यूनाइटेड नेशंस। नाउ ये जो रिजोल्यूशन था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये रिजोल्यूशन कहता है कि जितने भी मेंबर स्टेट लेड है, they should mandatorily form, the objective of this resolution was compulsory mandates forming a member state led ओपन एंडेड इंटरगवर्नमेंटल एडहॉक कमिटी, जो कि मतलब एक ऐसी कमिटी जो कि एक कॉम्प्रहेंसिव वे में एक यूनाइटेड नेशन का एक टैक्स कन्वेंशन जो है बनाई, जिसमें इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन को प्रायोरिटाइज किया जाएगा एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसको फाइनलाइज कर दिया जाए बाय जून 2025। अब क्यों? यानी जो टैक्स अवॉइडेंस है उससे बचने के लिए, जो फाइनेंशियल फ्लॉज है, रिकवरी ऑफ स्टॉलन एसेट और जो फेयर टैक्सेशन है डिजिटल इकोनॉमी, इसके लिए। तो अगर आपने ऐसे किया तो इट प्रिवेंट ओवर $480 बिलियन in the loss in the tax income every due to the international tax abuse। तो जो OECD कंपनीज के मोनोपोली, कंट्रीज के मोनोपोली जैसे हमने बात करी, वो भी यहाँ पे अब नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ये जो भी कंट्रीज है, they will allow all the countries to participate in the developing the rules by respecting the tax sovereignty। It will promote the cooperation for a fair, sustainable, modern international tax system। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात करी गई है। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक और है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मैं आप सभी को एक सवाल पूछती हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, क्या उसका इंपॉर्टेंस आज की डेट में रह गया है या फिर वो बस पड़ी है एक बॉडी, कुछ काम कर नहीं रही है? इसका आंसर आप मुझे देंगे रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में, या फिर सेंट्रल एशिया में जो भी मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके संदर्भ में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ओके organs of the United Nations। So its powers, compositions, functions and procedures were set in the chapter 4 of UN Charter 1945। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? That appointing the Secretary General on the recommendation of the Security Council, consider and approve the United Nations budget, discuss any question relating to the international peace and security, initiate the studies and make recommendations to promote the international political cooperations। तो ये आपके पास इंटरनेशनल क्या बोल सकते हैं, जो आपके पास बॉडी है उसके पार्ट्स में हम काफी अलग से इसके लेक्चर्स होंगे। बेसिकली हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जो है आपके पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये यूनाइटेड नेशंस है, तो ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट बॉडीज है इसको हम अलग से कवर करेंगे, बट न्यूज आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज देवास इन्वेस्टर केस, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास देवास इन्वेस्टर केस। ओके, सो देवास इन्वेस्टर केस, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा काफी न्यूज में ना, इसको काफी अच्छे से कवर किया गया। हुआ क्या? पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास है इसरो, है ना, हमारा स्पेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसरो। इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच है, इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच है जिसको हमने बोला अंतरिक्ष। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास है क्या, इसरो है और इसका एक कमर्शियल ब्रांच है जिसका हमने नाम दिया अंतरिक्ष। ये कमर्शियल ब्रांच पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर द प्रमोशन एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्पेस प्रोडक्ट्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज और भी कोई भी चीज है। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दैट वी आर हैविंग इसरो।
इसरो की कमर्शियल ब्रांच है जिसका नाम है अंतरिक्ष। नाउ अब पूरी कहानी ना इसी के बीच में है कि समय था आपके पास 2005 का। ये अंतरिक्ष प्लस ये आपके पास देवास। देवास एक स्टार्टअप कंपनी है बैंगलोर बेस्ड। इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि हम दो सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, ठीक है। दैट वी विल लॉन्च टू सैटेलाइट, दैट इज जीसेट 6 एंड जीसेट 6A करके, आप राइटिंग को छोड़े 6A सैटेलाइट, ठीक है। 2005 में अंतरिक्ष जो कि कमर्शियल ब्रांच है इसरो की, और आपके पास देवास जो कि एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था दैट वी विल लॉन्च द टू सैटेलाइट जीसेट 6 एंड 6A। और इसकी मदद से ये जो आपके पास देवास है, ये इंडिया में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स उसको बढ़ावा देगा और उसको हेल्प करेगा। बट हुआ क्या, 2011 के अंदर अंतरिक्ष ने इस अग्रीमेंट को तोड़ दिया, एक्चुअली कैंसिल कर दिया, और बोला कि ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी के अंदर लिया है बिकॉज ऑफ सर्टेन अनफोर्सीन कंडीशंस, कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई है कि हमें इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा और इनडेफिनिट टाइम तक। मतलब हम बोलना यह चाह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि इसको वापस रिज्यूम कर सकते हैं। तो भाई ये जो देवास है, इसने कहा कि ये तो गलत तरीका है, मतलब बहुत पैसा लगा, समय लगा हमारा, तो ये गया सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट और काफी जगह पे, ठीक है। तो ये जो देवास है ये सुप्रीम कोर्ट गया और इंटरनेशनल कोर्ट गया, यहाँ से ये अमेरिका की कोर्ट पे भी पहुंच गया। अब आप बोलोगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक समझ आ रहा है, ये अमेरिका की कोर्ट में जाके क्यों पहुंचा? तो बेसिकली ये जो अंतरिक्ष है, यहाँ पे काफी कंपनीज जो है बाहर की भी है जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया है, सो बेसिकली इनका काम बाहर से भी चल रहा है, तो अमेरिका कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि भाई ये जो अंतरिक्ष है, इनको पैसा चुकाना पड़ेगा, कंपनसेशन भुगतान देना पड़ेगा, बिकॉज हाँ ये गलत तरीका है जिससे इन्होंने आपको ये कैंसिल किया है, क्या कहते हैं उसको, अग्रीमेंट को। तो अब पढ़ते हैं देवास इन्वेस्टर केस। कहानी अगर समझ आ गई है तो मैं आशा करती हूँ कि हम आगे चल सकते हैं। तो बेसिकली ये कोर्ट है इन हैज, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि डिस्प्यूट्स के साथ डील करता है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इंडियन गवर्नमेंट प्ली को जो कि था अगेंस्ट द कंपनसेशन। तो इंडिया की जो सरकार है उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में एक प्लीडिंग डाली थी कि हमें कंपनसेशन देने के लिए बोला जा रहा है देवास इन्वेस्टर्स को, लेकिन इस कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मोरेशियस इन्वेस्टर है आपके पास देवास मल्टीमीडिया, इनको $111 मिलियन अवार्ड किया गया था इन कंपनसेशन बाय यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ओवर अ फेल्ड 2005 डील विद द अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। तो इनको इतना जो है कंपनसेशन मिला है। इस डील के मुताबिक इसरो वो सपोर्ट टू लीज द टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे कि हमने बात करी कि 2005 में अंतरिक्ष और देवास के बीच में डील हुई, एग्रीमेंट हुई, जहां पे ये दो सैटेलाइट लॉन्च करने वाले थे फॉर 12 years टू द देवास मल्टीमीडिया। लेकिन जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। अब अंतरिक्ष क्या है, कमर्शियल आर्म है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हेग में फॉर द कैंसिलेशन ऑफ दिस अवार्ड, कि भाई हम ये पैसा जो है नहीं चुकाएंगे, आप इसको कैंसिल करो। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द देवास मल्टीमीडिया ऑन द चार्ज ऑफ द फ्रॉड एंड अवार्ड मेड अंडर द यूएनसीआरएल आर्बिट्रेशन रूल। ये एक बाइंडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो भी है वो बाइंडिंग है। अब इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन की जो लॉस है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया का आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसको लास्ट अमेंड किया था 2021 में। तो ये बिल्कुल उन्हीं रिकॉर्डलाइंस के ऊपर आधारित जिस हिसाब से यूएनसीआरएल का फ्रेमवर्क चलता है। It aims to modernize the Indian arbitration law and bring it in the line with the best global practices and also make India a global hub for arbitration. फिर आपके पास न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ये भी 2019 में न्यू दिल्ली में बनाया गया था। देखो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि डिस्प्यूट को सॉल्व करवाना। अब यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अब बेसिकली थोड़ा स्टैटिक बता रहा, आपको केस समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे ये एक लीगल बॉडी है और यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर जो कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के साथ डील करती है।
1966 में बनाया था बाय द यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन। यहाँ पे टू मैंडेट क्या है, टू रिमूव द लीगल ऑब्स्टिकल्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोग्रेसिंग द मॉडर्नाइजिंग एंड हार्मोनाइजिंग द ट्रेड लॉ। 70 मेंबर स्टेट है इसके अंदर, और इंडिया की जो मेंबरशिप है वो 2022 में एक्सपायर हो गई थी। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। वेरी थियोरेटिकल थिंग, आपको जिसको देख सकते हैं वह क्या है, रिसेंटली ये जो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है, इसका लोगो तैयार किया गया है ना। ये 2023 में बनाया गया था टू प्रोवाइड द सर्टिफाइड एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड। हमारे पास अगर फार्मिंग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करी गई है कि हर एक फार्मर को हमारे देश में, हर एक किसान को सर्टिफाइड और साइंटिफिकली तरीके से बने हुए जो बीज है वो दिए जाएंगे। ये बना था अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002, यानी कि ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन जो है उसको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें ट्रेडिशनल सीड की जो ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रॉपर सीड है उनको बचाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ट्रेडिशनल सीड have to be conserved and passed on to the coming generations so that the production of healthy grains, fruits and vegetables continues। ठीक है, और ये जॉइंटली बने थे इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आप देख सकते हैं। नाउ लास्ट हमारा जो टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर छोटे मोटे टॉपिक्स है, वो है इंक्रीज इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आपके पास कोटा है। अब लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके पास IMF, जिसका नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक मिनट दीजिए, आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच है। क्या सबको आवाज आ रही है? हेलो, ओके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका काम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट द वर्ल्ड लेवल, मतलब ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी कॉपरेशन करता है। तो इसको ब्रीफ में इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे हर एक मेंबर अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर, देखो उसको ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है और मैं डेली उनको पढ़ा रही हूँ, एंड मैं अपना 100% दे रही हूँ कि मैं सुबह से शाम तक बस लगी हुई हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, मैं मॉक पेपर करवा रही हूँ, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू कि पढ़ाना है बस, है ना। लेकिन हर संडे मैं ऐसा टेस्ट लेती हूँ और मैं बोलती हूँ कि इस टेस्ट में जिसने मुझे परफॉर्मेंस अच्छा दिया उसके लिए एक सेपरेट बैच बनाया जाएगा जहां पे मैं उनको और ज्यादा फोकस करवाऊँ। या फिर ऐसे मान लीजिए कि जिन बच्चों का प्रीलिम्स हो गया, मैंने मेंस वाले बच्चों के लिए एक अलग बैच बनाया। मतलब जिसने मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया उसको मैं ज्यादा पावर्स दे रही हूँ, है ना। जिसका कंट्रीब्यूशन, जिसकी सिंसियरिटी मेरी तरफ ज्यादा थी, मैंने उसको क्या दिया, ज्यादा पावर्स दिया कि नहीं आपका खाना भी फ्री कर रही हूँ मेरी तरफ से, आपको 12 नहीं 24 घंटे सर्विस मिलेगी, जब पूछो डाउट पूछो कभी भी बताएंगे। तो सेम इसी तरह से आप IMF के अंदर बात कर सकते हो कि जितना यहाँ पे मेंबर कंट्रीब्यूट करता है उस हिसाब से उनको वहां पे वोटिंग का पावर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका यहाँ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो जहां पे वोटिंग के अंदर दबदबा भी जो है, पावर भी है, सबसे ज्यादा किसके पास है, अमेरिका के पास है। तो ये एक सिस्टम होता है वहां पे कोटा, IMF कोटा, ठीक। और ये फॉर्म होता है आपके पास SDR के फॉर्म में, जैसे कि करेंसी होती है, रुपी है, डॉलर है, तो IMF अपना जो यूनिट ऑफ अकाउंट है उसको बोलता है SDR, है ना, SDR। तो एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये कोटा क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये कोटा जो है किस हिसाब से बनेगा, किसी भी कंट्री का जो GDP है वो कितना है, कोई कंट्री की इकोनॉमिक कितने लेवल पे ओपन है और आपकी इकोनॉमिक वैल्यूबिलिटी कितनी है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि कितना आपका कंट्रीब्यूशन है वहां पे, और उस आधार पे आपको कोटा मिलेगा, यानी उस आधार पे SDR यहाँ पे मिलेगा। तो काफी समय से ये बोला जा रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका यहाँ पे कोटा बढ़ाया जाए, इंक्रीज इन द IMF कोटा, जो कि फाइनली यहाँ पे हो गया है। और यही यहाँ पे जो न्यूज है वो यहाँ पे आई है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड। तो बेसिकली पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है कि ये किसने डिसाइड किया कि बढ़ेगा या नहीं। लगभग हर 5 साल में ये जो कोटा है इसका रिव्यू किया जाता है बाई एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, और ये कम से कम यहाँ पे अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ होता है वोटिंग में, जिस हिसाब से इंक्रीज होता है, फाइनली ये बढ़ गया है। आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इन्होंने प्रपोज किया है कि ठीक है आपको इंक्रीज करना चाहिए आईएमएफ कोटा को। The board proposes 50% quota increase allocated to the members in proportion to their current quotas. अब कोटा अगर बढ़ता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? They will help safeguard the global financial stability. It will reduce the reliance on the borrowed resources. और अबाउट द आईएमएफ कोटा की बात करें, अभी अभी हमने समझ लिया है बेसिकली कि कोटा जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स है, दे आर डिनोमिनेटेड इन द स्पेशल ड्रॉइंग राइट। यूज ऑफ द कोटा किसके लिए किया जाता है? टू डिटरमाइन द रिसोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेंबर। और ये हमने बात करी कि ये फैक्टर्स है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15%, इंटरनेशनल रिजर्व 5%, ओपननेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी 30% और जीडीपी जो है 5%। ये फॉर्मूला है जिसके आधार पर इसको निकाला जाता है। अब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, तो हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको स्टीयरिंग ग्रुप का है, उसका मेंबर बना दिया गया है, इसलिए इसको न्यूज में लाया गया है। फिर यहाँ पे है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023। आपके जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नेटफ्लिक्स है या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन से, इन सबको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए बिल जो है वो लाया गया है। तो दिस इज समथिंग। नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं। ओके, सीधा यहाँ पे आ जाइए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, थियोरेटिकल आप उसको देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेफरेंस फ्यूल। जब भी कोई आप व्हीकल बनाते हो उसके इंजन को टेस्ट करने के लिए बाहर से एक इंपॉर्टेंट फ्यूल लेके आते हो, जिसके थ्रू आप उसका सारा ना चेकआउट करते हो। तो इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है भारत की, इन्होंने इंडिया का पहला गैसोलीन डीजल रेफरेंस फ्यूल जो है खुद बनाया है, और ये इंपोर्टेड है बाय इंडिया। दे आर प्रीमियम हाई वैल्यू प्रोडक्ट used for the calibration and testing of vehicle by auto original equipment manufacturing in testing and certification of the automotive fuel। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स का जो न्यूज एंड शॉर्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिक्योरिटी, हम चालू करेंगे। तो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी उनसे रिलेटेड सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक जो न्यूज एंड शॉर्ट हमने छोड़े जो कि थियोरेटिकल है, आप उसको खुद पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे सिक्योरिटी को, इसको हम एक ही वीडियो में सल्टा देंगे, ये छोटा सा टॉपिक है। देन विल स्टार्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप हमें ज्यादा से ज्यादा अगर सपोर्ट करना चाहते तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन जो है 1500 तक पहुंचा दें। ठीक है, तो ये छोटा सा सपोर्ट चाहिए था। थैंक यू सो मच।